हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे इको सिस्टम के बारे में। हम बात कर रहे थे, अर्थात हमारा एक वीडियो चल रहा था, वीडियो सीरीज, जिसके अंदर हम पर्यावरण तथा पर्यावरण से संबंधित टॉपिक्स के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज का हमारा टॉपिक है खाद्य श्रृंखला, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फूड चेन। तो खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र में सभी जीव क्या करते हैं? अपने भोजन की आवश्यकताओं हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। किसके लिए? भोजन की आवश्यकताओं के लिए क्या है? दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। यदि जीवों को इस निर्भरता के आधार पर एक क्रम में व्यवस्थित कर लिया जाए तो क्या होता है? एक खाद्य श्रृंखला का निर्माण होता है। उसे हम क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला कहेंगे। तो दोबारा से देख लें इसको। पारिस्थितिकी तंत्र में सभी जीव अपने भोजन की आवश्यकताओं के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। यदि जीवों को इस निर्भरता के आधार पर एक क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो उसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। अब सभी जीवों को निम्न पोषण स्तरों में बांटा जाता है। अर्थात कौन कौन से पोषण स्तर है? जो हमारे उत्पादक होते हैं उन्हें T1 स्तर दिया जाता है, प्राथमिक उपभोक्ता को T2, द्वितीय उपभोक्ता को T3, शीर्ष उपभोक्ता होते से T4 स्तर बताया जाता है। बात करें अत्यधिक जटिल इकोसिस्टम होते हैं, उसमें 5 तक इस पोषण स्तर पाए जाते हैं। लेकिन जो छोटी खाद्य श्रृंखलाएं होती है, इसमें अधिक ऊर्जा उपलब्ध होती है, अर्थात उसमें अपघटकों को खाद्य श्रृंखला में शामिल नहीं किया जाता। तो हम देख सकते हैं खाद्य श्रृंखलाएं कितने तरह की होती है? 3 तरह की होती है। खाद्य श्रृंखला कितने तरह की होती है? 3 तरह की खाद्य श्रृंखलाएं होती है। पहले प्रकार की होती है ग्रेजिंग फूड चेन, अर्थात चरने वाले जीव और शिकार करने वाले जीव। इस श्रृंखला में उत्पादक से शीर्ष उपभोक्ता तक जाने पर पोषण स्तर पर जीवों की संख्या कम होती जाती है और सामान्यतः जीवों का आकार बढ़ता जाता है। जैसे कि हमारे जंगल की खाद्य श्रृंखला होती है, जिसमें सबसे पहले घास आता है। ये घास आ गई, फिर इसको कौन खाता है? ग्रासहोपर। फिर इसको कौन खाता है? मेंढक। फिर इसको कौन खाता है? सांप। सांप को कौन खाता है? ईगल। ईगल या बाज। तो वैसे घास को कौन खाता है? खरगोश, लोमड़ी, फिर उसको शेर। तो इस चित्र से भी आप इस चीज को समझ सकते हैं, ग्रेजिंग फूड चेन को। फिर ऐसे हमारी क्या जलीय खाद्य श्रृंखला होती है, अर्थात पानी के अंदर सबसे पहले आता है फाइटोप्लैंक्टन, जो T1 स्तर पे होते हैं। फिर जू प्लैंक्टन, ये T2 स्तर पे। स्मॉल फिश T3 और बिग फिश अर्थात बड़ी मछलियां T4 स्तर पे होती है। कि जैसे हमारी सबसे पहले एल्गी होती है, फिर जू प्लैंक्टन, फिर स्मॉल फिश, फिर लार्ज फिश, फिर शार्क। तो इस तरह से हमारी क्या बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा जाती है। फिर होता है पैरासाइट फूड चेन। इस खाद्य श्रृंखला में उत्पादक से शीर्षस्थ उपभोक्ता की तरफ बढ़ेंगे तो बढ़ने प्रत्येक पोषण स्तर पर जीवों की संख्या बढ़ती जाती है और इनका आकार क्या घटता जाता है। जैसे एक पेड़ है, पेड़ पे बहुत सारे पक्षी होते हैं, पक्षियों पे बहुत सारे परजीवी होते हैं, जिसे पैरासाइट फूड चेन कहते हैं। इसमें जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे संख्या कम होती जाती है। फिर होता है डेट्रियस, ये खाद्य श्रृंखला या अप्रदी खाद्य श्रृंखला। ये सबसे छोटी खाद्य श्रृंखला होगी। क्यों? क्योंकि जो मृत कार्बनिक पदार्थों से शुरू होती है और अपर्दकों पर जाके खत्म हो जाती है। ये खाद्य श्रृंखला बताती है कि पारिस्थितिकी तंत्र को चलाए रखने के लिए अजैविक घटक, उत्पादक और अपघटक तीनों अनिवार्य तत्व। कौन कौन सी चीजें? अजैविक घटक, उत्पादक और अपघटक तीनों अनिवार्य, लेकिन उपभोक्ता अनिवार्य नहीं है। मृत जैविक पदार्थ जैसे कि हमारे जीवाणु और कवक होते हैं। जैसे हमारे डेट्रियस फूड चेन है, तो उसको आप देख सकते हैं। इसके अंदर जैसे आपने ये पत्तियां हैं, मृत पत्तियां हैं, इसको वुडलॉस खाते हैं, वुडलॉस को ब्लैक बर्ड खाता है। तो ये हमारी डेट्रियस फूड चेन है। अब हम ये तो हमने फूड चेन, ये खाद्य श्रृंखला की बात की। अब आते हैं खाद्य जाल की। इसी के अंदर आज हम खाद्य जाल को भी पढ़ लेते हैं, फूड वेव की। खाद्य जाल किसे कहते हैं? पारिस्थितिकी के तंत्र में कोई भी खाद्य श्रृंखला क्या है? सीधी सीधी नहीं चलती। कोई भी खाद्य श्रृंखला क्या है? सीधी सीधी नहीं चलती है। इसमें क्या जीव एक दूसरे पर परस्पर निर्भर हो जाते हैं। जैसे हमारी फूड चेन है, फूड वेव है, कि जैसे हमारे घास है, घास को हमारे रैबिट भी खा सकता है, माउस भी खा सकता है, ग्रास ऊपर भी खा सकता है। रैबिट को फॉक्स भी खा सकता है और हॉक मतलब बाज भी खा सकता है। चूहा है, माउस, माउस को आउल भी खा सकता है, हॉक भी खा सकता है, फॉक्स भी खा सकता है। ग्रास ऊपर को फ्रॉग भी खा सकता है, बर्ड भी खा सकता है। फ्रॉग को हमारा आउल भी खा सकता है, स्नेक भी खा सकता है, और स्नेक हमारे बर्ड को भी खा सकता है। तो इस तरह हमारे एक तरह से जाल बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? खाद्य जाल कहते हैं। खाद्य जाल के आगे बात करें हम, तो सभी जीव क्या परस्पर संबंधित होकर एक जाल का निर्माण करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? खाद्य जाल कहते हैं। जिसे निम्न
के अनुसार बताया जा सकता है। कैसे? खाद्य जाल जितना जटिल होता है, पारिस्थितिकी तंत्र उतना ही स्थायी होता है। जितना जटिल होगा उनके पास क्या ऑप्शंस बढ़ जाते हैं। जिस पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों और जीवों की संख्या अधिक होती है, उनमें प्रत्येक जीव को स्वाद और इच्छा के अनुसार भोजन मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अर्थात प्रत्येक जीव को स्वाद और इच्छा के अनुसार भोजन मिलने की संभावना इससे बढ़ेगी। अब बात करते हैं पिरामिड की, पारिस्थितिकी तंत्र के पिरामिड। पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक पोषण स्तर पर मिलने वाले जीवों की संख्या, जीव भार और ऊर्जा के अंतर को ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। क्या क्या? तो आपने ये चीजें देखी, जीवों की एक तो संख्या होती है, एक जैव भार होता है और एक ऊर्जा। तीन ही चीज होती है जिनको क्या ग्राफ के माध्यम से दिखाया जाता है। जो ये ग्राफ होता है उन्हें हम पिरामिड कहते हैं। इन्हें पारिस्थितिकी तंत्र के पिरामिड कहा जाता है। इसमें उत्पादक हमेशा नीचे होंगे, उसके बाद प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता को शामिल किया जाता है। कौन कौन से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ताओं को शामिल किया जाता है? और जो उत्पादक होते हैं सबसे नीचे होते हैं। सबसे पहले की बात करें तो सबसे पहले चार्ल्स इल्टन ने इनको बनाया था। ये चार्ल्स है, रेबिया चार्ल्स इल्टन ने इन्हें बनाया था, इसीलिए इनको इल्टोनियन पिरामिड कहते हैं। जैसे सबसे पहले पिरामिड किसने बनाए थे? इल्टन ने, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? इल्टोनियन पिरामिड कहते हैं। अपकटकों को पारिस्थितिकी पिरामिड में शामिल नहीं करते हैं। अब पिरामिड की बात करें तो पिरामिड तीन तरह के होते हैं। पहले एक बेसिक पिरामिड देख लेते हैं। बेसिक पिरामिड में क्या होता है? सबसे नीचे उत्पादक होता है, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीय उपभोक्ता और फिर सबसे ऊपर कौन होता है? अंतिम उपभोक्ता। और ये इस तरह बढ़ता है, नीचे से ऊपर की तरफ। अब बात करते हैं, सबसे पहले पिरामिड होते हैं। पिरामिड तीन तरह के होते हैं। एक होता है हमारा जीव संख्या का पिरामिड। संख्या के पिरामिड की बात करें, इसमें प्रत्येक पोषण स्तर पर जीवों की संख्या को दर्शाया जाता है। ये पिरामिड सामान्यतः सीधे होते हैं, लेकिन उल्टे भी हो सकते हैं। सीधे भी हो सकते हैं और उल्टे भी हो सकते हैं। परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि जो हमारे संख्या के पिरामिड होते हैं, जैव संख्या के पिरामिड, ये सीधे होते हैं या उल्टे होते हैं? तो हमें बताना है कि ये सीधे भी हो सकते हैं और उल्टे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो परीक्षा में एक बार ऐसे मैंने भी देखा है जिसमें आया था कि निम्न में से कौन सा पिरामिड हमेशा सीधा होता है, और इसका जवाब था ऊर्जा का पिरामिड। जैव ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, वो कभी उल्टा नहीं होता है। लेकिन हमारा संख्या के पिरामिड सीधे भी हो सकते हैं, उल्टे भी हो सकते हैं। जैसे हमारा घास के मैदान का पिरामिड है, एक पेड़ के पारिस्थितिकी तंत्र का पिरामिड क्या उल्टा होता है? जो घास, एक पेड़ का पारिस्थितिकी तंत्र का पिरामिड ये तो उल्टा होता है, और घास के मैदान का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। एक जंगल का पेड़, शाकाहारी मांसाहारी दोनों के पिरामिड क्या होते हैं? डंबल आकृति के होते हैं। अर्थात एक पिरामिड तो हमारा ऐसा भी हो सकता है, जो हमारा घास के मैदान का पिरामिड है वो तो ऐसा होता है। जो हमारा पेड़ का पिरामिड का आकार ऐसा होता है, और जो हमारे जंगल के पेड़ है तो इसमें ऐसा होता है। ठीक है, तो ये इस तरह के होते हैं, तो आप इनको याद कर सकते हैं, परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। फिर बात करें कि ये घास के पिरामिड आपने देखा है, इसमें घास है, घास पे कुछ खरगोश दिख रहे हैं प्राथमिक उपभोक्ता, फिर कुछ सियार दिख रहे हैं, फिर शेर दिख रहा है, फिर वैसे जैसे छोटे कीट, फिर मेंढक, फिर ये इस तरह से ये सीधा पिरामिड आपको दिखा रखा है। उल्टा पिरामिड भी होता है। पेड़ का जो पिरामिड होता है तो वो हमारे उल्टा होता है। संख्या का पिरामिड जैविक क्षमता को प्रदर्शित करता है। किसको? जैविक क्षमता को प्रदर्शित करता है। अनुकूल परिस्थितियों में किसी भी प्रजाति की अधिकतम संख्या उसकी जैविक क्षमता कहलाती है। अर्थात कि अनुकूल परिस्थितियां जब आती है तो उसमें किसी भी प्रजाति की जब अधिकतम संख्या की बात करते हैं तो वह उसकी क्या कहलाती है? जैविक क्षमता कहलाती है। अब बात करते हैं जैविक भार की। जैविक भार का मतलब जब उनको हम तोलते हैं, तोलने पे वजन आता है, वजन को हम क्या कहते हैं? जैविक भार कहते हैं। जैविक भार के पिरामिड तो किसी भी जो हमारे जो मूल जैविक पदार्थ होते हैं, मतलब जो हमारे ये प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, ये सारे इनकी मात्रा उनका जैव भार कहलाती है। जो ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है तो उसकी बात कर रहे हैं कि इसमें पिरामिड में प्रत्येक पोषण से जैव भार की मात्रा को प्रदर्शित किया जाता है। ये हमारे से सीधे होते हैं। तो ये हम ये बताना चाहते हैं, इस चित्र में आपको समझ में आ जाएगा। चित्र में क्या है? जैव भार के पिरामिड की बात करते हैं कि जो हमारे नीचे उत्पादक होते हैं, उत्पादकों का जो भार होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद उससे कम भार किसका होता है? प्राथमिक उपभोक्ता का, फिर द्वितीय उपभोक्ता का, फिर तृतीय का, फिर क्वार्टरनरी, ये सबसे अंतिम उपभोक्ता होता है, इसका जैव भार कम होता है। तो हम देख सकते हैं
कि जैवभार की बात करते हैं तो इसमें जो हमारे स्थलीय भाग है, टेरेस्ट्रियल है, उसमें जैवभार का पिरामिड तो सीधा होता है, और जो हमारे समुद्री जल का होता है उसमें जो जैवभार का पिरामिड क्या होता है, उल्टा होता है। तो आप इसको याद कर सकते हैं। फिर आते हैं ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा के पिरामिड की बात करें तो इसमें प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा की मात्रा को प्रदर्शित किया जाता है। प्रत्येक पोषण स्तर पर क्या करते हैं, ऊर्जा की मात्रा को प्रदर्शित करते हैं, और ये पिरामिड हमेशा सीधे होते हैं। तो आप देख सकते हैं जैव संख्या के पिरामिड सीधे भी हो सकते हैं, उल्टे भी हो सकते हैं, डंबल आकार के भी हो सकते हैं। उसी प्रकार जैव भार के पिरामिड सीधे भी हो सकते हैं, उल्टे भी हो सकते हैं। जैव भार के पिरामिड में हमने देखा टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन वाले वो सीधे होते हैं, और जो हमारे पानी वाले एक्वेटिक होते हैं वो हमारे उल्टे होते हैं। लेकिन जो ऊर्जा के पिरामिड होते हैं ये हमेशा सीधे होते हैं। लिंडमैन के 10% ऊर्जा के नियम के अनुसार एक पोषण से दूसरे पोषण स्तर को 10% ऊर्जा स्थानांतरित होती है। शेष ऊर्जा क्या है, उपापेक्षिक क्रियाओं में खर्च हो जाती है। ऊर्जा के पिरामिड क्या उत्पादकता को प्रदर्शित करते हैं, और उत्पादकता कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। तो लिंडमैन का ये हम देख सकते हैं ऊर्जा का पिरामिड, ये कैसा होता है, सीधा। अब इसको चित्र में यदि ध्यान से देखोगे आप तो जैसे उत्पादक ने 100% ऊर्जा उत्पन्न की तो 10% आगे जाएगी, फिर उसकी 10% 1%, फिर 0.1%। तो इस तरह ऊर्जा जब एक स्तर से दूसरे स्तर में जाती है तो केवल 10% ही जाती है, बाकी सारी ऊर्जा कहाँ चली जाती है, उपापचय क्रियाओं में खर्च हो जाती है। तो इस आधार पर क्या है, 2 भाग किए हैं इसके। पहला आता प्राथमिक उत्पादकता। प्राथमिक उत्पादकता क्या होती है, इकाई समय में इकाई क्षेत्र में स्थित पादपों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से जितनी प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है उसे उस क्षेत्र की प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। और प्राथमिक उत्पादकता को ग्राम मीटर स्क्वायर प्रति ईयर में प्रदर्शित करते हैं। जैसे हमारे नदी के मुहाने वाले क्षेत्र, दलदली क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय वर्षावन की इनकी उत्पादकता ज़्यादा होती है, जबकि जो हमारे ध्रुवीय प्रदेश, खुले महासागर, मरुस्थल, इनकी उत्पादकता क्या होती है, कम होती है। अब बात करें प्राथमिक उत्पादकता की, तो प्राथमिक उत्पादकता 2 प्रकार की होती है, और वो कौन कौन सी, सकल प्राथमिक उत्पादकता और शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। तो सकल प्राथमिक उत्पादकता किसे कहेंगे, एक वर्ष में इकाई क्षेत्रफल के द्वारा उत्पन्न जैवभार की कुल मात्रा को सकल प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। ये एक साल में एक इकाई क्षेत्रफल है उसके द्वारा जितना जैवभार का उत्पादन किया जाता है वो हमारी प्राथमिक उत्पादकता कहलाएगी। वैसे हमारी शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता की बात करें तो सकल प्राथमिक उत्पादकता में से पादपों की उपापेक्षिक क्रियाओं में खर्च करने के बाद जो शेष रासायनिक ऊर्जा बचती है उसे शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। और इकाई क्षेत्रफल में स्थित पादपों के द्वारा एक वर्ष में संग्रहित जैवभार की मात्रा शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कहलाएगी। तो हमने ये देख लिया। फिर आती मेरी द्वितीय उत्पादकता। उपभोक्ताओं के द्वारा अपने शरीर में संश्लेषित नए कार्बनिक पदार्थों की मात्रा द्वितीय उत्पादकता कहलाती है। अब बात करें इसकी तो प्रति इकाई क्षेत्रफल में उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की उत्पादकता सबसे ज्यादा होती है, अर्थात इनमें ज्यादा मांस का उत्पादन होता है। जलीय इकोसिस्टम में गहरी झील की उत्पादकता सबसे कम होती है, जबकि समुद्र में सबसे अधिक समुद्र प्रवाल की उत्पादकता ज्यादा होती है। समुद्र में उत्पादकता के लिए नाइट्रोजन क्या है, एक सीमाकारी कारक होता है, जबकि झील में फास्फोरस सीमाकारी कारक होता है। तो आप ये याद रखेंगे, समुद्र में तो उत्पादकता का सीमाकारी कारक नाइट्रोजन होता है, जबकि झील में क्या होता है, फास्फोरस होता है। तो इस तरह आज हमने 3 चीज़ें देखी। पहली चीज़ हमने जैव पिरामिड्स देखे, फिर उससे पहले हमने जो खाद्य जाल देखा, उससे पहले हमने खाद्य श्रृंखला देखी। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपको कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। धन्यवाद।